सोनपरी और जहरीला तालाब भाग 36। दोस्तों ये भाग थोड़ी देर में लाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए आज हम इस कहानी को ख़त्म ही कर देते हैं। तो अब तक आपने देखा कि सोनपरी राक्षस राज से युद्ध करने में व्यस्त है और इधर सरदार कमंडल को फोड़ के अमृत कुंड का जल आज़ाद कर देता है, एक तालाब में भर देता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। राक्षस राज से युद्ध करते हुए सोनपरी बवंडर में फंसकर हवा में गोल गोल घूम रही थी। बवंडर की शक्ति में सोनपरी की जादुई छड़ी भी इधर उधर घूम रही थी। जादुई छड़ी सोनपरी की पकड़ से दूर थी। बवंडर के अंदर दूसरी फंसी वस्तुएं उड़ उड़ कर सोनपरी से टकरा रही थी। सोनपरी उन वस्तुओं से बचने के लिए बवंडर के अंदर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन सोनपरी अपने आप को बचाते बचाते हवा में उड़ रहे एक पेड़ की डाली से टकराकर चोटिल हो गई। इसी बीच सोनपरी की नज़र अपने हाथ में गई, जिसमें वह मतंग ऋषि की अंगूठी पहन रखी थी। अंगूठी को देखते ही सोनपरी बोली, है पवित्र अंगूठी, मुझे इस बवंडर से बाहर निकालो। सोनपरी के इतना कहते ही जादुई अंगूठी से एक किरण निकली और सोनपरी से टकरा गई। किरण के टकराते ही सोनपरी बवंडर से गायब हो गई और थोड़ी दूर जमीन पर प्रकट हो गई। जमीन में आते ही बवंडर फिर से अंगूठी से बोली, पवित्र अंगूठी, मुझे मेरी जादुई छड़ी भी चाहिए जो बवंडर में फंसी है। सोनपरी के इतना कहते ही अंगूठी ने अपनी शक्ति से जादुई छड़ी को बवंडर से गायब करके सोनपरी के हाथ में प्रकट कर दिया। सोनपरी अंगूठी की सहायता से बवंडर से आज़ाद हो चुकी थी। राक्षस राज को अभी भी यह ज्ञात नहीं हुआ था कि सोनपरी बवंडर से आज़ाद हो चुकी है। राक्षस राज इसी खुशी में पागल हुआ जा रहा था कि सोनपरी बवंडर में फंसकर मर चुकी होगी, लेकिन शायद उसने यह ध्यान नहीं दिया कि सोनपरी अंगूठी की सहायता से बवंडर से आज़ाद हो चुकी है। सोनपरी अब तक अपने आप को संभाल भी चुकी थी। सोनपरी एक पल की देरी किए बिना तुरंत राक्षस राज के सामने आ गई। सोनपरी को अचानक अपने सामने देखकर राक्षस राज आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सोनपरी बवंडर से बच कैसे गई। राक्षस राज को इस तरह हैरान होते हुए देखकर सोनपरी बोली, राक्षस राज, मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तूने मेरे ऊपर अपनी एक शक्ति का इस्तेमाल किया, अब मेरी बारी है। इतना कहने के बाद सोनपरी ने जादुई छड़ी की सहायता से राक्षस राज को उठाकर उसी की शक्ति के द्वारा पैदा किए हुए बवंडर में फेंक दिया। बवंडर के अंदर जाते ही राक्षस राज हवा में गोल गोल घूमने लगा। राक्षस राज अपनी ही शक्ति में फंसकर रह गया। उधर सरदार सुरक्षा घेरे के अंदर से चारों शैतानी शक्तियों का हमला देख रहा था। चारों शक्तियों ने अपने हमले से सरदार के सुरक्षा घेरे में दरार डाल दी थी। सरदार ने मतंग ऋषि की अंगूठी की सहायता से अपने आप को सुरक्षा घेरे से गायब करके थोड़ी दूर में प्रकट कर लिया था। सरदार ने जैसे ही अपने आप को सुरक्षा घेरे से गायब किया था, उसके तुरंत बाद चारों शैतानी शक्तियों ने सुरक्षा घेरे को चूर चूर कर डाला। सुरक्षा घेरे के टूटने के बाद चारों शैतानी शक्तियों ने देखा कि सरदार घेरे के अंदर नहीं था। चारों शैतानी शक्तियां हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। तभी चमगादड़ जैसे रूप रखने वाली शक्ति की नज़र सरदार के ऊपर पड़ी, जो अमृत कुंड के उस पार खड़ा था। चारों शैतानी शक्तियों ने फिर से एक बार सरदार को मारने के लिए आगे बढ़े। सरदार ने जब इन लोगों को अपने ओर बढ़ते हुए देखा तो सरदार अंगूठी से बोला, अय पवित्र अंगूठी, इन चारों शैतानी शक्तियों को जला दो। सरदार के इतना कहते ही अंगूठी से आग की 4 किरणें निकली और चारों शैतानी शक्तियों से टकरा गईं। चारों शैतानी शक्तियां आग से जलने लगीं, लेकिन जलने के बाद भी चारों शैतानी शक्तियां सरदार की ओर बढ़े जा रही थी। सरदार चिंतित हो गया। चारों शैतानी शक्तियां किसी भी शक्ति से मिट नहीं पा रही थीं। तभी सरदार ने फिर से अंगूठी से पूछा, है पवित्र अंगूठी, क्या इन चारों शैतानी शक्तियों को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है? अंगूठी से आवाज़ आई, एक उपाय है। सरदार तुरंत बोला, वह क्या उपाय है? अंगूठी बोली, इन चारों शैतानी शक्तियों को नष्ट करने का उपाय इसी जगह पर है। अमृत कुंड के चारों ओर इन चारों शैतानी शक्तियों का चित्र बना हुआ है। यदि तुम उन चारों चित्रों को एक साथ मिटा दोगे तो ये चारों शैतानी शक्तियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी। अंगूठी से उपाय सुनते ही सरदार ने देखा कि अमृत कुंड के चारों तरफ शैतानी शक्तियों के चित्र बने हुए थे। चित्र को देखकर सरदार की आंखों में चमक आ गई। सरदार एक पल की देरी किए बिना तुरंत अपने जेब से 4 मंत्रित जड़ी बूटी निकाली। सरदार ने जड़ी बूटी निकाली ही थी कि चारों शैतानी शक्तियां उसके नज़दीक आ गईं। सरदार ने तुरंत अंगूठी की सहायता से एक बार फिर से अपने आप को सुरक्षा घेरे से सुरक्षित कर लिया। चारों शैतानी शक्तियां फिर से सुरक्षा घेरे में हमला करने लगीं। सरदार घेरे से सुरक्षित हो गया था। सरदार ने चारों मंत्रित जड़ी बूटी अमृत कुंड के चारों ओर उस जगह पर फेंक दिया जिस जगह पर उन शैतानी शक्तियों के चित्र बने हुए थे।
जड़ी बूटी के गिरते ही उस जगह पर लाल धुआं निकलने लगा। लाल धुआं के निकलते ही चारों शक्तियों के चित्र उसके घेरे में आ गए और धीरे धीरे मिटने लगे। चारों शैतानी शक्तियों के चित्र जैसे जैसे मिट रहे थे, इधर वैसे वैसे चारों शैतानी शक्तियाँ दर्द से चीख रही थीं और उनके अंग वैसे वैसे मिट रहे थे। कुछ देर में लाल धुएं ने अमृत कुंड के चारों तरफ बने चारों शैतानी शक्तियों के चित्र को पूरी तरह से मिटा दिया। चारों शैतानी शक्तियाँ चित्र मिटने के बाद पूरी तरह से नष्ट होकर गायब हो गईं। सरदार ने अंगूठी की सहायता से खुद को सुरक्षा घेरे से बाहर कर लिया और अमृत कुंड के पास पहुंच गया। सरदार ने अमृत कुंड के अंदर जाने से पहले एक ऐसी जड़ी बूटी खा ली जिसकी सहायता से वह पानी के अंदर सांस ले सके। सरदार जड़ी बूटी खाकर अमृत कुंड के अंदर कूद गया। सरदार के अमृत कुंड के अंदर कूदते ही उधर राक्षस राज को एहसास हो गया कि कोई अमृत कुंड के अंदर गया है। यह एहसास होते ही राक्षस राज तुरंत उस जगह की ओर देखा जिस जगह पर पीले घेरे के अंदर कमंडल रखा हुआ था। राक्षस राज ने देखा कि उसका कमंडल अपनी जगह पर नहीं है तो वह तुरंत समझ गया कि सोनपरी ने मुझसे युद्ध करके मुझे उलझा दिया और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कमंडल को ही ले गया। लेकिन इतना सब होने के बाद राक्षस राज अभी भी अपनी शक्ति यानी बवंडर के अंदर फंसा हुआ था। तो यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। तो कहानी को जारी रखते हुए हम अगला भाग शुरू करते हैं। राक्षस राज बवंडर में फंसा हुआ तिलमिला रहा था। राक्षस राज जल्द से जल्द उस अमृत कुंड के पास पहुंच जाना चाहता था, लेकिन अमृत कुंड के पास पहुंच जाना राक्षस राज के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि बवंडर के बाहर अभी भी सोनपरी खड़ी थी। सोनपरी को बस सरदार के वापस लौटने का इंतजार था। बवंडर राक्षस राज की स्वयं की शक्ति थी, इसलिए बवंडर को नष्ट करना राक्षस राज के लिए आसान था। लेकिन बवंडर के अंदर गोल गोल घूमने के कारण राक्षस राज अपने दिमाग को स्थिर नहीं कर पा रहा था। लेकिन कई कोशिशों के बाद आखिरकार राक्षस राज बवंडर को अपनी शक्ति से नष्ट करके आज़ाद हो गया और आज़ाद होते ही राक्षस राज तुरंत अमृत कुंड की ओर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वह कुछ कदम आगे बढ़ ही पाता था कि उससे पहले सोनपरी ने उसे अपनी जादुई छड़ी की सहायता से रोक दिया। राक्षस राज शायद जल्दी में होने की वजह से यह भूल गया था कि उसके सामने अभी भी सोनपरी रास्ता रोके हुए खड़ी है। सोनपरी के द्वारा अपना रास्ता रोकने पर राक्षस राज खींच कर रह गया और गुस्से से तिल मिलाते हुए बोला, सोनपरी, मैं भूल गया था कि जब तक तुम जीवित रहोगी हर बार मेरा रास्ता काटती रहोगी, इसलिए अब मैं तुमको जान से मार दूंगा ताकि मेरे किसी भी कार्य में तुम कोई रुकावट ना डाल सको। इतना कहने के बाद राक्षस राज ने अपने हाथ से आग के गोले सोनपरी की ओर छोड़ दिए। आग के गोले सोनपरी को छू पाते इससे पहले ही सोनपरी अपनी जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो गई। आग के गोले उसी जगह पर टकरा कर रह गए जहाँ पर कुछ देर पहले सोनपरी खड़ी थी। सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी की सहायता से राक्षस राज की ओर अनगिनत जहरीले सांप छोड़ दिए। जहरीले सांप राक्षस राज तक पहुंच पाते उससे पहले ही राक्षस राज ने सभी जहरीले सांपों को अपनी शक्ति से मिट्टी के रूप में बदलकर नष्ट कर दिया। इसी तरह सोनपरी और राक्षस राज का युद्ध चल रहा था। उधर सरदार अमृत कुंड के अंदर पहुंच गया था। सरदार जड़ी बूटी की सहायता से पानी के अंदर सांस ले पा रहा था। सरदार ने जब अमृत कुंड के तल पर पहुंचा तो उसे दूर दूर तक जल नजर आ रहा था। सरदार चारों तरफ पानी में नज़र फेर रहा था ताकि वह उस पुष्प को देख सके जिसके अंदर वह भौरा निवास करता है, जिसमें राक्षस राज की जान थी। सरदार काफ़ी देर तक इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे वह पुष्प नज़र नहीं आया। सरदार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। तभी उसे एक रोशनी टिमटिमाती हुई नजर आई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सरदार धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। सरदार जैसे ही उस रोशनी के नज़दीक पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था। वह रोशनी महल के बीचों बीच बने तालाब पर लगे एक पुष्प से निकल रही थी। सरदार समझ गया कि वह यही फूल है जिस पर राक्षस राज की जान निवास करती है। सरदार तुरंत महल के अंदर प्रवेश कर गया। महल के अंदर पानी नहीं था। सरदार महल की माया देखकर हैरान था। सरदार अब उस तालाब के पास पहुंच चुका था जिस पर वह फूल लगा था। उसने सोचा जल्दी से पुष्प को तोड़ लिया जाए और राक्षस राज को खत्म कर दिया जाए। सरदार ने जैसे ही उस पुष्प को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही उसके हाथ में एक जल किरण आ टकराई। जल किरण के टकराते ही सरदार ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उस ओर देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई जिस ओर से जल किरण आई थी। सरदार ने जैसे ही उधर देखा तो हैरान रह गया। इधर एक राक्षस खड़ा था जिसका पूरा शरीर जल से बना हुआ था। उस राक्षस के पूरे शरीर में जल धाराएं बह रही थीं। सरदार ने उस राक्षस से गरजते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। जल राक्षस सरदार से बोला, मैं इस पुष्प का रक्षक कांतारा हूँ।
मेरे रहते हुए तुम पुष्प को तोड़ नहीं सकते हो। अगर तुम्हें इस पुष्प को हासिल करना है तो पहले मुझसे टकराना होगा। सरदार भी इस मतंग ऋषि की अंगूठी के कारण आत्मविश्वास में था। सरदार जल राक्षस से बोला, यदि तुम्हें मार कर ही पुष्प हासिल होगा तो वही सही, पहले तुम्हें ही मारता हूँ। इतना कहने के बाद सरदार ने अपनी जेब से एक मंत्रित जड़ी बूटी निकाली और उसे जल राक्षस की ओर फेंक दिया। जल राक्षस कुछ समझ पाता उससे पहले ही जड़ी बूटी से निकलने वाला धुआं जल राक्षस के शरीर को सुखाने लगा। देखते ही देखते जल राक्षस के शरीर से आधा जल सूख गया। जल राक्षस एक पल की देर किए बिना अपनी जगह से उड़कर महल के बाहर जाकर जल में मिल गया। जल में मिलते ही राक्षसराज का पूरा शरीर फिर से जल से भर गया। इसके बाद वह जल राक्षस सरदार से बोला, हे मानव, तुम शायद यह भूल गए हो कि तुम इस समय जल के भंडार में खड़े हो। तुम मुझे जल के अंदर किसी भी हालत में मार नहीं पाओगे। अब मरने की बारी तुम्हारी है। इतना कहने के बाद जल राक्षस ने जल की एक पतली धार सरदार की ओर छोड़ दी। जल की धार सरदार को जाकर लग गई। सरदार कुछ दूर उछलकर जा गिरा। सरदार दर्द से कराह उठा। सरदार समझ गया कि जल राक्षस को मंत्रित जड़ी बूटी से नहीं रोका जा सकता। सरदार कहते हुए अंगूठी से बोला, है पवित्र अंगूठी, इस जल राक्षस को खत्म कर दो। अंगूठी सरदार से बोली, इस जल राक्षस को अमृत कुंड के अंदर मारना असंभव है। जल राक्षस को मारने के लिए इसे अमृत कुंड से बाहर ले जाना होगा। सरदार अंगूठी से बोला, हाँ तो ठीक है, आप अपनी शक्ति से इसे बाहर ले जाकर मार दीजिए। अंगूठी बोली, जल राक्षस मेरी किसी भी शक्ति से नहीं मारा जाएगा। जल राक्षस को मारने के लिए मुझे खुद शक्ति का रूप रख कर जाना होगा। यदि मैं तुम्हारे पास से चली गई तो फिर वापस कभी नहीं आ पाऊंगी। जल राक्षस के साथ साथ मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। तो अब बताओ, मैं उस राक्षस को ले जाऊं या नहीं? अंगूठी की बात सुनकर सरदार असमंजस में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सरदार के पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि जल राक्षस हमला करने के लिए फिर से तैयार हो रहा था। सरदार ना चाहते हुए भी अंगूठी को जल राक्षस को नष्ट करने के लिए आदेश देना पड़ा। सरदार का आदेश पाते ही अंगूठी सरदार के हाथ से निकलकर एक पारदर्शी कांच का रूप ले लिया और जल राक्षस को अपने अंदर कैद करके अमृत कुंड से बाहर निकलकर सूर्यदेव की ओर ले जाने लगी। जल राक्षस अपने आप को अंगूठी की कैद से छुड़ाने के लिए हर तरह का प्रयास किया, लेकिन जल राक्षस अपने आप को कैद से छुड़ा ना पाया। अंगूठी का बना कांच सूर्यदेव के जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहा था, जल राक्षस का शरीर वैसे वैसे गायब हो रहा था। कुछ देर में अंगूठी से बना कांच सूर्यदेव के पास पहुंचकर टुकड़े टुकड़े रूप में होकर नष्ट हो गया और साथ ही जल राक्षस का पूरा शरीर हवा में गायब होकर नष्ट हो गया। इधर सरदार को रोकने वाला कोई नहीं था। सरदार तालाब के नज़दीक जाकर उस पुष्प को तोड़ लिया जिसमें वह भौरा निवास करता था। सरदार पुष्प लेकर अमृत कुंड से बाहर आ गया, लेकिन पुष्प लाने में सरदार की अंगूठी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। तो यह भाग भी यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए कहानी को पूरा करते हुए हम लास्ट एपिसोड शुरू करते हैं। सरदार अमृत कुंड से पुष्प हासिल कर चुका था, लेकिन साथ ही सरदार को अपनी अंगूठी नष्ट हो जाने का भी गम था। सरदार जैसे ही अमृत कुंड से बाहर निकला, वैसे ही अमृत कुंड उसी जगह पर जमीन के अंदर समा गया। सरदार यह सब देखकर हैरान रह गया। सरदार अब एक पल की देर किए बिना उस गुफा के अंदर चल पड़ा जहाँ पर राक्षस राज का सोनपरी के साथ युद्ध चल रहा था। उधर राक्षस राज और सोनपरी का युद्ध अभी भी जारी थी। राक्षस राज सोनपरी को मारकर अमृत कुंड के पास जाना चाहता था। सोनपरी अपनी जादुई छड़ी की सहायता से राक्षस राज की प्रत्येक शक्ति को नष्ट कर देती। राक्षस राज समझ गया, जब तक सोनपरी के हाथ में जादुई छड़ी है तब तक वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए राक्षस राज ने छल का सहारा लेते हुए अपनी जगह से गायब होकर सोनपरी के पीछे अचानक प्रकट हो गया। सोनपरी कुछ समझ पाती उससे पहले ही राक्षस राज ने सोनपरी के हाथ से जादुई छड़ी छीन ली और सोनपरी को एक पिंजरे में कैद करके गुफा के बाहर जाने लगा। लेकिन शायद राक्षस राज यह भूल गया था कि सोनपरी के पास अभी भी मतंग ऋषि की अंगूठी थी। सोनपरी ने अंगूठी की सहायता से अपने आप को पिंजरे से आज़ाद कर लिया और साथ ही सोनपरी ने अंगूठी की सहायता से राक्षस राज को फिर से रोक लिया। राक्षस राज अभी भी हैरान था कि सोनपरी जादुई छड़ी के बिना पिंजरे से आज़ाद कैसे हो गई। इस बार राक्षस राज के हाथ में सोनपरी की जादुई छड़ी थी। राक्षस राज ने जादुई छड़ी की सहायता से अपने आप को आज़ाद कर लिया। राक्षस राज सोनपरी को खत्म करने के लिए अग्नि की एक ज्वाला सोनपरी की ओर छोड़ दी। सोनपरी ने अंगूठी की शक्ति से उस अग्नि ज्वाला को रोककर हवा में गायब कर दिया। राक्षस राज समझ गया कि सोनपरी अंगूठी की सहायता से अब तक बची हुई है। राक्षस राज ने फिर से छल का सहारा लेते हुए अपने शरीर को कई रूप में विभक्त कर लिया। राक्षस राज के कई रूपों को देखकर सोनपरी हैरान हो गई।
सोनपरी अंगूठी की शक्ति से जिस राक्षस राज के ऊपर प्रहार करती वह राक्षस राज नष्ट हो जाता, लेकिन उसकी जगह दूसरा राक्षस प्रकट हो जाता। सोनपरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सभी राक्षस जोर जोर से हंसे जा रहे थे। सोनपरी की परेशानी का फायदा उठाकर असली राक्षस राज सोनपरी के सामने प्रकट होकर बहुत ही जल्दी से सोनपरी के हाथ से मतंग ऋषि की अंगूठी छीन ली। राक्षस राज ने यह सब इतनी जल्दी में किया कि सोनपरी कुछ समझ भी ना सकी। सोनपरी अब राक्षस राज के सामने निसहाय खड़ी थी। राक्षस राज ने तुरंत सोनपरी की गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे सोनपरी की गर्दन कसते हुए बोला, सोनपरी, अब तो तेरे पास कोई शक्ति भी नहीं बची है। अब तुझे मरने से कौन बचाएगा? अपने अंतिम क्षणों में जिसे भी याद करना है कर लो। इतना कहने के बाद राक्षस राज हंसने लगा और उसके बाकी के रूप गायब हो गए। सोनपरी राक्षस राज के पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी। सोनपरी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण अब नहीं बचेंगे। तभी गुफा के अंदर सरदार पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर सरदार अचंभित रह गया। सरदार गरजती हुई आवाज में राक्षस राज से बोला, राक्षस राज, सोनपरी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा, क्योंकि वह पुष्प मेरे कब्जे में है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। सरदार की आवाज़ सुनकर राक्षस राज सरदार की ओर पलटा तो उसने देखा कि सरदार के हाथ में एक पुष्प है, जिसे तोड़ने के लिए सरदार अपने दोनों हाथ तिरछा मोड़ रखे थे। राक्षस राज यह सब देखकर एक बार तो डर गया, लेकिन अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगा। राक्षस राज को हंसता हुआ देखकर सरदार हैरान रह गया। राक्षस राज हंसते हुए सरदार से बोला, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? जिस पुष्प में मेरी जान है वह पुष्प अमृत कुंड के अंदर है और उस पुष्प तक एक आम इंसान कभी नहीं पहुंच सकता है। इतना कहने के बाद राक्षस राज फिर से हंसने लगा और सोनपरी के गले में अपने हाथों का कसाव बढ़ाने लगा। सरदार समझ गया कि राक्षस राज ऐसे नहीं मानेगा। सरदार ने पुष्प को धीरे धीरे मसलना शुरू कर दिया। पुष्प के अंदर निवास करने वाला भंवरा, उसके ऊपर सरदार के हाथों का दबाव बढ़ने लगा। भंवरे के ऊपर दबाव बढ़ते ही राक्षस राज के दिल में दर्द उठने लगा। राक्षस राज समझ गया कि सरदार झूठ नहीं बोल रहा है। उसके हाथ में सच में वही पुष्प है जिसमें उसकी जान बसती है। राक्षस राज सोनपरी को छोड़कर सरदार की ओर बढ़ा। सोनपरी आज़ाद होते ही सरदार से तेज आवाज में बोली, सरदार जी, राक्षस राज को अपने पास पहुंचने से पहले ही उस पुष्प में निवास करने वाले भंवरे को मार दो। अगर राक्षस राज आपके नजदीक पहुंच गया तो फिर उसे मारना असंभव हो जाएगा। इसमें मेरी दोनों शक्तियां छीन ली हैं। सोनपरी की बात सुनते ही सरदार ने राक्षस राज के पहुंचने से पहले ही उस पुष्प को मरोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी के साथ उस पुष्प पर निवास करने वाला भंवरा भी नष्ट हो गया। भंवरा के नष्ट होते ही राक्षस राज तड़पते हुए जमीन पर गिरकर मर गया और उसका शरीर धूल बनकर हवा में उड़ गया। सरदार और सोनपरी ने दोनों ने मिलकर राक्षस राज को खत्म कर दिया था। सोनपरी को अपनी जादुई छड़ी और मतंग ऋषि की अंगूठी वापस मिल गई। सरदार और सोनपरी तुरंत उस गुफा से गायब होकर मतंग ऋषि के आश्रम में प्रकट हो गए। राक्षस राज के मरते ही मतंग ऋषि के आश्रम में राजकुमार यशवर्धन और राजकुमारी सोनालिका पिंजरे से आज़ाद हो गए। राजकुमार और राजकुमारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों लोग अभी मतंग ऋषि का आशीर्वाद लेकर खड़े ही हुए थे कि वहाँ पर सरदार और सोनपरी दोनों लोग साथ में ही प्रकट हो गए। सरदार और सोनपरी को देखते हुए राजकुमार और राजकुमारी की खुशी दोगुनी हो गई। राजकुमार और राजकुमारी ने दोनों का दिल से आभार प्रकट किया और कहा, आप सब लोगों को हम दोनों के विवाह में आना होगा। मैं महाराज से कहकर आया था कि जब तक मैं राजकुमारी को साथ लेकर ना आऊँगा आप विवाह मंडप ना हटाएं। मैं इसी विवाह मंडप में राजकुमारी से विवाह करूँगा और जब आज वह शुभ घड़ी आ गई है तो आप सब लोग अपना आशीर्वाद देने मेरे साथ चलें। राजकुमार और राजकुमारी का आग्रह कोई टाल न सका। सोनपरी अपनी जादुई छड़ी की सहायता से सबको एक साथ गायब करके वहीं पर प्रकट किया जहाँ पर विवाह मंडप बना हुआ था। विवाह मंडप में राजकुमार और राजकुमारी को देखकर राजा अजय सिंह खुशी से फूले नहीं समा रहे। राजा अजय सिंह की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा अजय सिंह अब देर ना करते हुए राजकुमार और राजकुमारी का विवाह तुरंत करवा दिया गया। इस बार बिना किसी विघ्न के राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने राजकुमार और राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। विवाह होने के पश्चात सोनपरी राजकुमार से आज्ञा लेकर अपने परीलोक के लिए प्रस्थान कर गई। मतंग ऋषि भी दोनों को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम में लौट गए। सरदार मित्रता का फर्ज निभाते हुए राजकुमार के कहने पर कुछ दिन राजमहल में रुककर अपने कबीले को प्रस्थान कर गए और लगभग 3 माह बाद राजा अजय सिंह अपना पूरा राजपाट राजकुमार यशवर्धन को सौंपकर मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर उनकी सेवा करने लगे। राजकुमार यशवर्धन और राजकुमारी सोनालिका अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। अभी हमने हाल ही में महागाथा सुपर योद्धा नील की एक कहानी अपलोड करना स्टार्ट किया है। वह कहानी इससे भी ज़्यादा अच्छी, रोमांचक और मज़ेदार है। तो उस कहानी पर अपना ढेर सारा प्यार बनाएं। अगर आपको कहानी पसंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना।